हेलो गाइस, आज हम मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ वंश की संस्थापक गुहादित्य है, जो कि गुहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। मेवाड़ वंश की कुल देवी बाण माता है तथा आराध्य देव एकलिंग जी है। गुहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित है, रावल शाखा तथा सिसोदिया शाखा। गुहिल वंश का प्रथम शासक बप्पा रावल है। बप्पा रावल को हम कालभोज के नाम से जानते हैं। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही 734 ईस्वी में मेवाड़ का राज्य प्राप्त करता है तथा मेवाड़ के मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके 734 में मेवाड़ का राज्य प्राप्त कर लेता है। बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। सीबी वेद के द्वारा बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि प्रदान की गई है। आलू रावल या अल्लट रावल। आलू रावल को मेवाड़ के प्रशासनिक व्यवस्था या नौकरशाही की व्यवस्था का जनक कहा जाता है। आलू रावल के द्वारा हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया जाता है। जैतर सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण मेवाड़ पर होता है। इल्तुतमिश के आक्रमण के कारण नागदा बुरी तरह नष्ट हो जाता है। इल्तुतमिश का मेवाड़ पर आक्रमण भूतेला का युद्ध कहलाता है। नागदा बुरी तरह नष्ट हो जाने के कारण जैतर सिंह के द्वारा राजधानी चित्तौड़ को बनाया जाता है। तेज सिंह को उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टारक उमा पारवारा लब्ध कहा जाता है। 1260 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम प्रसिद्ध चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण तेज सिंह के काल में ही होता है। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 तक शासन करते हैं मेवाड़ पर। रावल रतन सिंह के समय एके का आक्रमण या अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। एके के आक्रमण के निम्न कारण थे। सामरिक महत्व। चित्तौड़ का सामरिक महत्व। श्रीलंका पद्मिनी को प्राप्त करना। श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। एके की साम्राज्यवादी नीति। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी। इस समय रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तथा रानी पद्मिनी द्वारा 1600 महिलाओं के साथ झोर किया जाता है। केसरिया पुरुषों द्वारा तथा झोर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिससे साका कहलाता है। यह चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाया। इस युद्ध में विजय अलाउद्दीन खिलजी की होती है तथा गवर्नर खिजरका को बनाया जाता है। खिजरका अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया जाता है पुत्र खिजरका के नाम पर। मलिक मोहम्मदी जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की जाती है। गाइस, आज हम मेवाड़ की सिसोदिया शाखा या सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। सिसोदिया वंश की स्थापना महाराणा हमीर के द्वारा 1326 ईस्वी में होती है तथा महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्रदान की गई, जिसका उल्लेख कीर्ति स्तंभ में मिलता है। इनके बाद महाराणा छेतर सिंह, जिसे हम खेता के नाम से भी जानते हैं, इनको मेवाड़ का शासन प्राप्त होता है तथा इनका शासनकाल 1364 से 1382 के मध्य रहा है। महाराणा छेतर सिंह के द्वारा दिलावर खां को पराजित किया गया था। यहीं से मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ होता है तथा इनके दो दासी पुत्र थे, एक चाचा तथा दूसरा मेरा। इनके बाद राणा लाखा मेवाड़ की गद्दी प्राप्त करता है तथा इनका शासनकाल 1382 से 1421 के मध्य रहा है। इन्हीं के समय पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारे के द्वारा करवाया गया था, जो कि वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है तथा इनके समय जावर खान, जो कि चांदी की थी, इससे चांदी निकाली गई, जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास होता है। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। राणा लाखा का विवाह हंसाबाई से होता है, जो कि रणमल की बहन थी, जिनका संबंध मारवाड़ से था तथा हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पर होता है कि हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त की लाज रखने के लिए राव चूड़ा, जो कि राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, मेवाड़ का राजपाट छोड़कर
चला जाता है। इसके कारण रावचूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। रावचूड़ा द्वारा मेवाड़ छोड़कर जाने पर राणा लाखा द्वारा आदेश जारी करवाया गया कि मेवाड़ के जो पट्टे और सनदों पर रावचूड़ा के भाले के निशान होंगे। महाराणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 के बीच रहता है। इनके पिता राणा लाखा तथा माता हंसाबाई थी। महाराणा मोकल के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का मरम्मत करवाई गई, जिसके कारण इस मंदिर को मोकल का मंदिर या समेदेश्वर मंदिर, मोकल का समेदेश्वर मंदिर कहा जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। मोकल के समय रणमल जो कि मोकल का मामा था, इसका हस्तक्षेप ज़्यादा ही बढ़ गया था मेवाड़ पर। इसी कारण जो राणा लाखा का बड़ा पुत्र था रावचूड़ा, वो मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। महाराणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा के द्वारा की जाती है, जो कि महाराणा खेता के दासी पुत्र थे। महाराणा मोकल की पत्नी सौभाग्यवती तथा कमलावती है। सौभाग्यवती थी महाराणा कुंभा का जन्म होता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक रहा। इनके पिता महाराणा मोकल थे और माता सौभाग्यवती थी। महाराणा कुंभा को अनेक उपाधियां प्रदान की गई थी। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था, क्योंकि ये संगीत के अच्छे ज्ञाता थे तथा छाप गुरु, ये छाप हमारे युद्ध प्रणाली में निपुण थे। चाप गुरु ये दुर्गों का स्वामी कहलाते थे। दान गुरु दान देने वाला, राजगुरु राजाओं में श्रेष्ठ कहा जाता था। हिंदू सुल्तान ये मुसलमानों द्वारा प्रदान की गई उपाधि है। राणो रासो ये साहित्यकारों को आश्रय देते थे, इस कारण इन्हें राणो रासो कहा गया था। इन्हें नरपति, अश्वपति और गजपति भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास से इन्हीं से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। सारंग व्यास वीणा बजाने में निपुण थे। इन्हीं के समय रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। 1439 में धनक शाह द्वारा रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों हेतु प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार देवपाग था। राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत, राज संगीत, मीमांसा गीत, गोविंद टीका, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, संडे शतक, याज्ञ, कामराज, रतिश्र आदि ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे तथा महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन के द्वारा रूप मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तु मंडन, सगुन मंडन आदि ग्रंथ लिखे गए थे तथा महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान कानड़ देव व्यास द्वारा एकलिंग महाकाव्य की रचना की गई थी। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी, जो कि मालवा का था, के बीच हुआ था। इसमें महाराणा कुंभा की विजय होती है तथा मालवा के महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद करके रखा जाता। उसके बाद महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को मालवा वापस भिजवा दिया जाता है। मालवा विजय सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया जाता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माता कुंभा थे तथा इसके वास्तुकार जेता व पुत्र नापा पौमा पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1439 से 40 के मध्य प्रारंभ हुआ था तथा 1448 में ये पूर्ण बनकर तैयार हो गया था। कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है तथा इसकी ऊंचाई 122 फीट है तथा चौड़ाई 30 फीट है। इसको बनाने में कुल खर्चा 90 लाख रुपए आया था। समर्पित ये भगवान विष्णु को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ में ही करवाई गई थी, जिसका वास्तुकार महेश था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को विश्व कोश
यह मूर्तियों का अजैबघर कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कुंभा थे तथा वास्तुकार महेश था। कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण टूट जाती है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1460 में करवाया गया था। 9वीं मंजिल का वास्तुकार अत्रि व महेश था। कवि श्यामल दास की पुस्तक या ग्रंथ वीर विनोद में राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को बताया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था तथा यह वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। अचलगढ़ का दुर्ग तथा बसंतीगढ़ का दुर्ग, जिसे मचांग दुर्ग कहा जाता है, इन दोनों दुर्गों का निर्माण भी कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था तथा वर्तमान में ये दोनों दुर्ग सिरोही में स्थित है। कुंभा के काल को कला व संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। महाराणा कुंभा की हत्या महाराणा कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा की गई थी, मामादेव तालाब के निकट। इस कारण महाराणा उदा को पितृहंता कहा जाता है। रायमल द्वारा उदा को पराजित कर मेवाड़ की गद्दी हथिया ली जाती है तथा 1473 से 1509 के बीच रायमल के द्वारा शासन किया जाता है। रायमल के द्वारा चित्तौड़ में 3 तालाबों का निर्माण करवाया जाता है, राम, शंकर, समया संकट तथा रायमल की पत्नी सिंगार देवी के द्वारा गोसुंडी बावड़ी का निर्माण चित्तौड़ में करवाया जाता है तथा रायमल के द्वारा अद्भुत शिव का निर्माण चित्तौड़ में करवाया जाता है। गोसुंडी बावड़ी तथा अद्भुत शिव दोनों ही चित्तौड़ में स्थित है। 1453 की आवल बावल संधि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच होती है। यह संधि दो सीमा रेखा के निर्धारण के लिए होती है तथा इस संधि के तहत रायमल का विवाह सिंगार देवी के साथ करवाया गया था तथा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल व संग्राम सिंह, जिसे हम राणा सांगा भी कहते हैं। महाराणा रायमल के बाद उसका पुत्र महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी प्राप्त करता है। 1509 से 1527 के बीच महाराणा सांगा शासन करता है। महाराणा सांगा की उपाधियां खंडित सैनिक भगवावेश, हिंदूपत। महाराणा सांगा द्वारा लड़े गई इम्पोर्टेंट युद्ध है खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था। यह युद्ध सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें सांगा की विजय होती है। खातौली वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 में सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी सांगा की विजय होती है। गागरोन का युद्ध 1519 में सांगा वर्सेस मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड के बीच लड़ा गया था। इसमें सांगा की विजय होती है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में लड़ा गया था। सांगा वर्सेस बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा इश्क आका नामक सेनापति भाग लेता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1528 को लड़ा गया था, सांगा व बाबर के बीच। इस युद्ध में महाराणा सांगा द्वारा पाती पेरवन प्रथा के तहत राजपूत राजाओं को इस युद्ध में लड़ने के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में महाराणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव, 140 सामंत शामिल होते हैं। इस युद्ध में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ सादड़ी का झाला अज्जा, गोविंदा का झाला सज्जा, मेवात का हसन खां मेवाती, चंदेरी का मेदिनी राय, मारवाड़ का
राजा मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, बिजोलिया का अशोक परमार, पाली का अखिराज सोनगरा, बीकानेर का कल्याणमार, ईडर का राजा भरमल, सलुम्बर का रतन सिंह, नागौर का खाने खा आदि राजा खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं। इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं और उन्हें बसवा दौसा ले जाया जाता है। बसवा दौसा में महाराणा सांगा का चबूतरा स्थित है। महाराणा सांगा की जगह सादड़ी का झाला अज्जा राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। महाराणा सांगा की मृत्यु MP कालपी में होती है। महाराणा सांगा की पूरी छत्री मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है तथा अधूरी छत्री रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के नियम कारण है। महाराणा सांगा की सेना में अनुशासन की कमी थी तथा बाबर की तुगलनुमा पद्धति के आगे महाराणा सांगा के सैनिक टिक नहीं पाए। बाबर का कुशल तोपखाना था। बाबर की सेना में मुस्तफा व अली जैसे तोपची रहे तथा बयाना के युद्ध के बाद बाबर की सेना का पीछा नहीं करना, अर्थात बयाना के युद्ध के बाद राणा सांगा बाबर की सेना का पीछा नहीं किया, जिसके कारण बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया तथा पुनः मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। बाबर के आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, लिखी थी। इस आत्मकथा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 36 तक रहा गया। महाराणा विक्रमादित्य राणा सांगा का पुत्र था तथा विक्रमादित्य की माता कर्मावती थी। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती हाड़ा रानी थी। इसके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य तथा उदय सिंह। मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है 1534 व 35 के मध्य। इस युद्ध से डरकर विक्रमादित्य मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है, जिसके कारण विक्रमादित्य को अयोग्य शासक कहा जाता है। मेवाड़ की रक्षा के लिए हाड़ा रानी कर्मावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजी जाती है। हुमायूं मेवाड़ की रक्षा के लिए नहीं पहुंच पाता है। इस कारण मेवाड़ के सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते तथा हाड़ा रानी कर्मावती द्वारा अन्य राजपूत महिलाओं के साथ झोर कर लिया जाता है। यह चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाया। 1534 व 35 के मध्य हुआ था। इसके बाद बनवीर, जो पृथ्वीराज सिसोदिया का अनौरस पुत्र था, पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का पुत्र था। बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है सोते हुए, और बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, बट पन्नादाई द्वारा उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र चंदन को सुला देता है और बनवीर चंदन को ही उदय सिंह समझकर मार डालता है और उदय सिंह को पन्नादाई लेकर कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास चला जाता है। आशा देवपुरा द्वारा कुंभलगढ़ में उदय सिंह को शरण दी जाती है और 1540 में बनवीर को पराजित कर उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी प्राप्त कर लेता है। उदय सिंह 1540 से 1572 के मध्य शासन करता है। उदय सिंह का लालन पोषण कुंभलगढ़ किले में ही होता है तथा राज्याभिषेक 1537 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में कर दिया जाता है। उदय सिंह के समय शेरशाह सूरी का आक्रमण मेवाड़ पर होता है और उदय सिंह द्वारा मेवाड़ की किले की चाबियां शेरशाह सूरी तक पहुंचा दी जाती है। इसके बाद मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण होता है 1667 में। इस युद्ध की बागडोर उदय सिंह जयमल व पत्ता को सौंपकर गोगुदा के जंगलों में चले जाते हैं। जयमल पत्ता इस युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं तथा
तथा युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। इस युद्ध में जयमल लड़ते हुए जयमल के दोनों घायल हो जाती है तथा जिसके कारण कल्लाजी राठौड़ जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं, जिसके कारण कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। इस युद्ध में महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है तथा यह चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम साका खेला है। यह 1668 में हुआ था यह साका। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। अकबर द्वारा इस किले का गवर्नर आसफ खां को नियुक्त किया जाता है। जयमल व पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर द्वारा जयमल व पत्ता की मूर्तियां संगमरमर से निर्मित सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर स्थापित करवाता है तथा अकबर के आदेश से ही जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह राठौड़ द्वारा लाल पत्थर से निर्मित हाथी पर सवार मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर स्थापित किया जाता है। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप सिंह था। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 के बीच मेवाड़ पर शासन करते। इनका जन्म 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के उपनाम कीका तथा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में 1540 में हुआ था तथा इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे तथा माता जयवंता बाई थी। पत्नी अजबदे पंवार व क्षीरबाई थी। भाई जगमाल, शक्ति, सगर व कान्हा कहलाते। इनका राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था तथा राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में तथा कमर पर शाही तलवार, प्रताप के कमर पर तो शाही तलवार बांधी गई थी। वह कृष्णादास चूड़ावत के द्वारा बांधी गई थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था तथा हाथी राम प्रसाद था। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे गए थे। जलाल खां कोरची 1572 में अकबर को समझाने के लिए आया था। इसके बाद मानसिंह के पिता भगवंत दास तथा उसके बाद टोडरमल आया था प्रताप को समझाने के लिए। ये तीनों 1573 में आए थे। मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल 1573 में प्रताप को समझाने के लिए आते, परंतु ये चारों प्रताप को समझाने के लिए असफल होते। इसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 18 जून व 21 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद में हल्दी घाटी का युद्ध पड़ता तथा अकबर के बीच होता है। अकबर के द्वारा हल्दी घाटी की योजना मेघनी दुर्ग में तैयार की गई थी जो कि अजमेर में स्थित है तथा मानसिंह के द्वारा अकबर की सेना को मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के पास तैयार किया गया था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के सहयोगी आमेर का जगन्नाथ कछुआ, मित्र खां, आसफ खां, बदायूं जो कि इतिहासकार था, शक्ति, सगर, जगमाल और कान्हा कल्ला, ये चारों प्रताप के भाई थे। प्रताप के सहयोगी हकीम का सूरी जो कि एकमात्र मुस्लिम सैनिक था। हकीम का सूरी के द्वारा हरावल भाग जो सेना का आगे का भाग होता है उसका नेतृत्व किया गया था तथा भील नेता कुंजा द्वारा सेना के पीछे का भाग चंद्रावल भाग का नेतृत्व किया गया था तथा सादड़ी का झालाबीदा, भामासा, भीम सिंह डोडिया प्रताप के सहयोगी थे। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में प्रसिद्ध हाथी गजमुक्ता, रामप्रसाद, लूणा, मर्दाना आदि हाथियों के द्वारा लड़ा गया था तथा इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूनी द्वारा कहा गया था तथा खमनोर का युद्ध अबुल फजल के द्वारा कहा गया। मेवाड़ का थर्मापल्ली का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मापल्ली का युद्ध जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था।
हल्दी घाटी का युद्ध दो मुख्य स्थानों पर लड़ा गया था, रक्तलाई तथा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा विवरण मुस्तखाब उत त्वारिक, जो कि बदायूं की लिखी हुई पुस्तक थी, बदायूं के द्वारा किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप तथा उनका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है। चेतक के द्वारा प्रताप को युद्ध से बाहर निकाला जाता तथा उनके स्थान पर सादड़ी का झल बीदा राजचिन्ह धारण करता तथा युद्ध लड़ता है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। श्यामलाल व मुणुत नेणसे के द्वारा प्रताप व मुगल सेना का अनुपात 1:4 था। चेतक की समाधि बलीचा राजसमंद में स्थित है। अकबर के द्वारा शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। 1577, 1578, 1589 को शाहबाज खां द्वारा प्रताप पर 3 बार आक्रमण किया गया था। इसके बाद अब्दुल रहीम खान को 1580 में प्रताप के विरुद्ध नियुक्त किया गया तथा 1580 में ही भामाशाह, जो कि प्रताप के मंत्री थे, 1580 में चोलियाग्राम चित्तौड़गढ़ में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रताप को देता है सहायता के लिए। तिबेर का युद्ध 1582 में हुआ था। प्रताप vs अकबर के बीच हुआ था। प्रताप की तरफ से प्रताप का पुत्र अमर सिंह भाग लेता है तथा अकबर की तरफ से सुल्तान खां भाग लेता है। इस युद्ध में अमर सिंह के भाले से सुल्तान खां मारा जाता है तथा विजय प्रताप की हो जाती है। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अंतिम सैन्य अभियान अकबर के द्वारा 1584 में भेजा गया था प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछुआ के द्वारा। 1585 से 1597 के बीच कोई भी सैन्य अभियान अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा गया था। दिवेर के बाद की घटनाएं। दिवेर के बाद प्रताप के द्वारा चावड़ को अपनी राजधानी बनाया गया था। चामुंडा माता का मंदिर चित्तौड़ में निर्माण करवाया तथा प्रताप के दरबारी चित्रकार निसारुद्दीन के द्वारा रागमाला चित्र की रचना की गई थी। अकबर के दरबारी विद्वान पृथ्वीराज राठौर के द्वारा प्रताप के साथ पत्र व्यवहार किया जाता है, जिसमें 2 शब्दों का यूज किया जाता है, पातल तथा पीतल का। पातल शब्द का यूज प्रताप के लिए किया गया तथा पीतल शब्द का यूज पृथ्वीराज राठौर के द्वारा किया गया था। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1997 को होती है। प्रताप की छत्री बारडोली उदयपुर में स्थित है। इनके बाद महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 तक मेवाड़ पर शासन करते हैं। इनके समय जहांगीर का आक्रमण 1605 में होता है, परंतु जहांगीर असफल होता है। इसके बाद खुर्रम खां, जिसको हम शाहजहां के नाम से बोलते हैं, इसका आक्रमण 1613 में मेवाड़ पर होता है। बट इस युद्ध में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण महाराणा अमर सिंह को मेवाड़ मुगल संधि करनी पड़ती है। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में होती है। इस संधि की निम्नलिखित मुख्य शर्तें हैं। इस शर्त के मुताबिक विवाह किसी भी मेवाड़ी राजकुमारी का विवाह मुगलों के साथ नहीं किया जाएगा तथा महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा। महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगी। उनके स्थान पर युवराज करण सिंह उपस्थित होगा तथा दुर्ग की मरम्मत महाराणा दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते थे तथा चित्तौड़ का किला अमर सिंह को सौंप दिया गया था। अमर सिंह की मृत्यु 1620 में होती है। महाराणा कर्ण का शासनकाल 1620 से 1628 तक रहा। ये प्रथम राजकुमार थे जो कि मुगल मेवाड़ संधि के तहत मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। इनके द्वारा जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, परंतु ये पूर्ण नहीं कर पाए क्योंकि इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। इस कार्य को समाप्त इनके पुत्र जगत सिंह के द्वारा किया गया। महाराणा जगत सिंह, इनका शासनकाल 1628 से 1652 तक रहा। इन्होंने जगमंदिर महलों व जगदीश मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। जगदीश मंदिर के पास ही जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की तथा इस प्रशस्ति के लेखक कृष्णजी भट्ट थे।
महाराजा राज सिंह महाराजा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा। महाराजा राज सिंह को विजयगढ़ केतु की उपाधि प्रदान की गई थी। विजयगढ़ केतु का मतलब है विजय का पताका लहराने वाला। महाराजा राज सिंह के प्रारंभ में मुगल शासक शाहजहाँ तथा शाहजहाँ के समय ही महाराजा राज सिंह के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कार्य करवाया जाता है, परंतु मुगल मेवाड़ संधि के तहत चित्तौड़ के महाराजा चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कार्य नहीं करवा सकते थे। इस कारण शाहजहाँ के नेतृत्व में सादुल्ला खां के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कार्य रुकवाया जाता है। मुगल उत्तराधिकारी के युद्ध में महाराजा राज सिंह के द्वारा औरंगजेब का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया जाता है। औरंगजेब के शासक बनते ही महाराजा राज सिंह की मनसब 5000 से बढ़ाकर 6000 कर दी जाती है। प्रारंभ में औरंगजेब तथा राज सिंह के अच्छे संबंध थे, परंतु धीरे धीरे औरंगजेब और राज सिंह के बीच मतभेद बढ़ते गए। मतभेद बढ़ने के निम्न कारण है। चारुमती से विवाह करना। राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर दिया जाता है, जिससे कि औरंगजेब नाराज हो जाता है तथा बालक अजीत सिंह मेवाड़ का था। बालक अजीत सिंह को औरंगजेब मुसलमान बनाना चाहता था, परंतु पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा बालक अजीत सिंह को राज सिंह के दरबार में ले आता है और राज सिंह के द्वारा बालक अजीत सिंह को शरण दे दी जाती है। इस कारण औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो जाता है तथा औरंगजेब के विपरीत श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करना। महाराजा राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति सियाड़गांव नाथद्वारा में स्थापित करवाई जाती है औरंगजेब के खिलाफ जाकर। श्रीनाथ जी की मूर्ति वल्लभ संप्रदाय के संतों द्वारा लाया जाता है। जजिया कर 1679 में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लागू कर देता है, जिसके कारण राज सिंह नाराज हो जाता है औरंगजेब से तथा सलाह कंवर। इसी समय सलूमर के रावत रतन सिंह की पत्नी की सलाह कंवर के द्वारा सिर काटने की घटना होती है। इन सब कारणों के कारण औरंगजेब और राज सिंह के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बन जाती है, परंतु अचानक राज सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण युद्ध टल जाता है। त्रिमुखी तालाब। महाराजा राज सिंह की पत्नी रामरस दे के द्वारा चित्तौड़ में त्रिमुखी तालाब बनवाया गया था तथा राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा 1662 ईस्वी में गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। इस राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति की रचना की गई थी। राज प्रशस्ति की रचनाकार रणछोड़ भट्ट थे। राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर बना हुआ है। जयसिंह का शासनकाल 1680 से 1698 तक रहता है। जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील, जिसे डेवर झील भी कहा जाता है, इसका निर्माण कार्य करवाया जाता है। जयसमंद झील वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील में सबसे बड़ा टापू बाबा का भंगरा कहलाता है, ज़्यादा छोटा टापू प्यारे कहलाता है। अमर सिंह सेकंड का शासनकाल 1698 से 1710 तक रहता है। अमर सिंह के सेकंड के शासनकाल में देवारी समझौता होता है। अमर सिंह सेकंड तथा मारवाड़ का अजीत सिंह और आमेर का सवाई जयसिंह के बीच देवारी समझौता होता है। इस समझौते के तहत आमेर पर सवाई जयसिंह का तथा मारवाड़ पर अजीत सिंह का अधिकार दिलाया जाता है। संग्राम सिंह का शासनकाल 1710 से 1734 तक रहता है। संग्राम सिंह के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कार्य करवाया जाता है तथा इन्हीं के समय मराठों का आक्षेप होता है, जिसके कारण मेवाड़ में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इनके समय प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण कार्य किया जाता है तथा संग्राम सिंह के द्वारा हुरडा सम्मेलन की नींव रखी जाती है, परंतु हुरडा सम्मेलन को आयोजित नहीं कर पाते क्योंकि इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। जगत सिंह सेकंड का शासनकाल 1734 से 51 तक रहता है। जगत सिंह सेकंड ने जगविलास महलों का निर्माण कार्य करवाया गया था। जगविलास महल पिछोला झील के किनारे स्थित है। जगत सिंह सेकंड के द्वारा हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हुरडा सम्मेलन की नींव संग्राम के द्वारा रखी गई थी, जो कि जगत सिंह सेकंड के पिता थे।
हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह सेकिंड होता है तथा इसका उद्देश्य मराठों के विरुद्ध सभी शासकों को एक करना था। हुड्डा सम्मेलन में विभिन्न शासकों ने भाग लिया था। आमेर का सवाई जयसिंह, बूंदी का दलेल खां, कोटा का दुर्जनसाल, बीकानेर का जोरावर सिंह, परंतु हुड्डा सम्मेलन असफल होता है। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री कृष्णा कुमारी थी। भीम सिंह सिसोदिया के समय गिगोली परबसर का युद्ध होता है 1807 में। मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ तय कर दिया जाता है, परंतु भीम सिंह राठौड़ की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कृष्णा कुमारी का विवाह आमेर के जगन्नाथ कछवा के साथ तय कर दिया जाता है। इससे भीम सिंह राठौड़ का भाई मान सिंह राठौड़ नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण आमेर व मारवाड़ के बीच गिगोली परबसर का युद्ध हो जाता है। भीम सिंह सिसोदिया पर टोंक के अमीर खां पिंडारी का प्रेशर आता है, जिसके कारण भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया जाता है। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। यह रियासत का पहला अवसर था जब डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह की पत्नी रानी पासवान रानी ऐंजाबाई के द्वारा इनके साथ सती होती है। मेवाड़ में सती होने का यह अंतिम प्रमाण था। सज्जन सिंह के द्वारा सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित का निर्माण करवाया गया था। सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है तथा जो कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में स्थित है, इसको मेवाड़ की आँख कहा जाता है। 1877 में सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषी सभा का गठन किया गया, जो कि एक सामाजिक सुधार संस्था थी। इम्पोर्टेंट बिजोलिया किसान आंदोलन के समय महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के शासक थे तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे। मानसिंह का हाथी हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह का हाथी मर्दाना था तथा प्रताप का हाथी रामप्रसाद था।